ग्रेविटेशन वन शॉट के अंदर में हम लोग थ्योरी कर चुके हैं और उसके बाद हम काफ़ी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। लेकिन साथ साथ हम लास्ट ईयर जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं आईआईटी में, एआईट्रिपल में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आने वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको लेके आ रहे हैं और इसको हम भी सॉल्व करेंगे। तो इसको एक एक करके आप देखिए, लास्ट तक आप करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको आईआईटी जेईई मेंस या एआईट्रिपल के अंदर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। ओके, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो। हम पूरा फिजिक्स वन शॉट के अंदर में कंप्लीट करेंगे, वन शॉट लेके आ रहे हैं जिससे कि आपको आईआईटी जेईई मेन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, जल्दी 20 डेज के अंदर, राइट। तो इसमें हम जो क्वेश्चंस बेसिकली थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन सबको लेके हम चल रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि ये एआईट्रिपल 2003 में आया हुआ है। उस समय बेसिकली एआईट्रिपल समझ लीजिए कि जेईई मेंस की तरह ही होता था। जेईई मेंस और एआईट्रिपल आप मान लीजिए कि इक्विवेलेंट ही है, उसको नाम उसका अभी चेंज हो गया लेकिन वो उसी तरह का सेम बेसिकली सेम लेवल का कुछ सेम तरह का एग्जाम हुआ करता था एआईट्रिपल। ओके, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स दे रखा है इन्होंने और 5 आवर्स है, 5 आवर्स, राइट, 5 आवर्स है। और इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बी। देखिए क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं आईआईटी जेईई का, चाहे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें इससे पहले ये जरूरी है कि कम से कम 4 से 5 सेकंड तक उसके बारे में आप सोचिए कि क्या है ये क्वेश्चन में, क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है। कई बार होता है कि अगर आप ये शुरू का 4-5 सेकंड आप लगाते हैं सोचने में तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि एकदम टू द पॉइंट वहीं से स्टार्ट करना होता है आपको। और उससे क्या होता है कि आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। ओके, जैसे कि डाटा दिया है आपने करना शुरू कर दिया बिना सोचे कि उसके बाद लास्ट में समझ में आता है कि अरे कुछ और पूछा गया है या कुछ और इसमें चीज़ें जो है जो डाटा जो दी है वो डिफरेंट तरह से दी है। तो ये सबसे बचने के लिए इससे क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए, इससे ये सब प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए जरूरी है कि शुरू के 4-5 सेकंड के अंदर आप सोचिए कि क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया है और क्या पूछा गया है। कई बार होता है कि हमें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब उसी को ये कंसीडर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है बिना पेन चलाए हुए। ओके, ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं एआईट्रिपल में। बेसिकली देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अर्थ का जो है ना, एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड दे रखा है, यानी कि एक तरह से टी दे रखा है और उस समय सेपरेशन कितनी है, तो सेपरेशन कुछ दे रखी है स्मॉल आर। ओके, तो ये अर्थ हो गया और ये सैटेलाइट हो गया और यहाँ से सेपरेशन है, वो सेपरेशन स्मॉल आर है। तो टाइम पीरियड जो है वो दे रखा है इन्होंने 5, इसको मैं T1 बोलता हूँ, 5 आवर्स का टाइम पीरियड यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि अभी डिस्टेंस ये तो अभी है, डिस्टेंस अभी हम जो R2 करेंगे वो 4R के बराबर हो जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, T2, ये फाइंड आउट करना है। ओके, आपको पता है ये चीज कि जो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, केप्लर्स थर्ड लॉ बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R³ के, मतलब सेमी मेजर एक्सिस के, राइट। और यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो रेडियस ही उसका सेमी मेजर एक्सिस होगा और सेमी माइनर एक्सिस होगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इसको यूज करूँ तो T2/T1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे R2/R1 का होल क्यूब यहाँ पे, तो T2 डिवाइडेड बाई T1 क्या है, T1 आपका 4 आवर हो गया, तो 4 यहाँ पे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे बेसिकली 5 दिया हुआ है ना, तो इसको यहाँ पे ये करते हैं, 5 दे रखा है यहाँ पे, इसको ना ये 5 दे रखा है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, राइट।
इसको सही कर लेते हैं, मतलब कि वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप देखिए T2 की वैल्यू हमें चाहिए, T1 की वैल्यू हमें यहाँ से दे रखी है, ठीक है, तो दे रखी है, तो T2 डिवाइड बाई T1 कितना है 5 और दैट इज स्क्वायर इक्वल टू R2 4 अपॉन ये 4R हो गया, शुरू में R था तो अभी 4R हो गया, और R होल क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई के मतलब R से R कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ओके, और 4 पावर 3 तो ये 64 हो जाएगा। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा करेंगे, यानी कि अगर आप रूट ले लें यहाँ से, तो अगर इसके नेक्स्ट स्टेप में T2 बाई T1 T2 बाई 5 यानी अब रूट ले रहे हैं, रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, T2 कितना आ जाएगा, तो 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40 आवर्स, ओके 40 आवर्स। कौन सा आंसर आपका आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ओके। तो बेसिकली हमें कितना सोचना कितना था, बस इतने तक, ये बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट तो आप बहुत आसानी से कर लेते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे कैलकुलेशन की ये जो जरूरत है तो बाद में आती है, मेनली है कि आपको लगाना क्या है, इसमें अप्लाई क्या करना है, तो क्या अप्लाई क्या करना है, तो ये सीधे दिख रहा है कि केपलर्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है, केपलर्स थर्ड लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसको, तो यहाँ पे राइट इसके देखिए इसके सारे जो थ्योरी है मैंने अभी वन शॉट पे कवर किया है, इसी ग्रेविटेशन चैप्टर का, आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं, वो सारा चैनल दे रखा है, अवेलेबल है, ओके। कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई भी कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचता रहेगा, ओके। तो सारी की सारी जो थ्योरी है, इवन जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराई है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आपको खाली सब्सक्राइब करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, द चार्ज इन द वैल्यू ऑफ जी, सॉरी क्या लिखा है, बेसिकली ये चेंज होना चाहिए, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट h above the surface of earth is the same as at the depth of d below the surface of earth, okay, when the both d and r are much smaller than the radius of earth, then which one of the following is correct, okay। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए ये वेरी जो एच जो लिया है वो भी बहुत स्मॉल लिया गया, यानी रेडियस के कंपैरेटिवली, और कुल मिला के ऐसा बोला गया है कि क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ बोला गया है। जब क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखिए नॉर्मली अगर हाइट की बात करें, हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आता है इतना, 1 प्लस h बाई आर, ये आता है इस तरह से, लेकिन अगर ये क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या मतलब है, अगर h इज वेरी लेस देन आर ई है तो यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई, ओके, -2 यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा मैंने करा हुआ है, ये सब वन शॉट के अंदर करा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। ये कब है, तो ये जी की वैल्यू हाइट पे है, कब, जब क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज और अदर किसी भी हाइट के लिए बात करो तो ये वाला लगाएंगे। डेप्थ पे क्या होता है, डेप्थ पे जी जो डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई जो डी जो है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, राइट। अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सपोज करिए सर जी एट ए हाइट, तो यहाँ पे चेंज बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए था इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट h above द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द, सपोज करिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये जो डेल्टा जी आएगा, और यहाँ पे जो नीचे जाएंगे तो डेल्टा जी आएगा, ये दोनों सेम होगा, डेल्टा जी यानी G1 और G2 बोले तो दोनों सेम आएगा, मतलब कि G माइनस जी एच इक्वल टू G माइनस जी डी, यानी हाइट पे आप जाएंगे और जो डेप्थ में जाएंगे दोनों का वैल्यू सेम होगा। आप यहाँ पे सिंपली आप ये कर लेंगे कैंसिल करके, इसका मतलब सीधे दे रखा है कि GH और GD के वैल्यू दोनों सेम है, ये यही दे रखा है, इतना ही दे रखा है। इसका मतलब इसको ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को इक्वेट करना है, बस इतना ही करना है, इससे आपको ठीक है ना। GH की वैल्यू ये आएगी, देखिए G इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई
इक्वल टू यहाँ पे g इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ओके, इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है क्या, तो इसको कर दीजिए कैंसिल। ये 1 जब हट जाएगा तो 1 1 इधर दोनों तरफ रहेगा, ये हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, आर ई भी हट जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको इजी हो जाए, और उसके लिए मैं कर रहा हूँ। डी की वैल्यू चाहिए आपको, डी इक्वल टू 2h आ रहा है, डी इक्वल टू 2h आ रहा है। कौन सा आ रहा है भाई, ये आ रहा है। ओके, ये है IIT जेई का, मतलब AI ट्रिपल ई के क्वेश्चन, AI ट्रिपल ई में पूछा गया था बेसिकली। IIT जेई मेन उस समय AI ट्रिपल ई हुआ करता था, ऐसे बोलो कि AI ट्रिपल ई को ही जेई मेन का भी नाम दिया गया है, उसी तरह का है, सिमिलर टाइप का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान क्वेश्चन, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये सारे आप कौन से क्वेश्चंस कर रहे हो, ये सारे जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस कर, जेई मेंस के ही क्वेश्चन कर रहे हो, लेवल नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो आप उसके लेवल कर रहे हो, बिल्कुल वही क्वेश्चंस कर रहे हो जो आए हुए। ओके, अब आते हैं सिंपल पेंडुलम हैज IIT जेई 2001 में आया हुआ है वो। ओके, ये 2001 में आया हो, तो बेसिकली क्वेश्चन ये जो है आपका आया, तो मतलब ये जेई मेन का, मतलब जेई का क्वेश्चन है, IIT जेई का क्वेश्चन है, 2001 में आया था। सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस एंड T2 व्हेन टेकन टू ए हाइट। तो ये अर्थ है और ये यहाँ पे आप लेके गए, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे टी की टाइम पीरियड कितना होता है एक पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। फॉर्मूला तो याद होगा, फॉर्मूला याद तो होगा। ओके, तो फॉर्मूला याद होगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जी से डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड जो होगा वो डी से डिपेंडेंट है। लेंथ, यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा, तो यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि T2 यानी क्या बोल रहा है कि व्हेन टेकन टू हाइट R above the earth surface when R is the radius of the earth, यानी कि ये रेडियस है, सपोज करें कि रेडियस है, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कुछ होगा। ओके, अर्थ का कुछ रेडियस होगा, और वहां से जो है वो ये रेडियस R है और ये रेडियस R है। ओके, ये रेडियस R है और ये रेडियस R है। कितना है हाइट, कितना है टोटल हाइट, मतलब टोटल डिस्टेंस सेंटर से 2R हो गया। अब बात करते हैं, देखिए सेंट जी अगर चेंज करोगे भाई, आपको एल अगर चेंज करते हैं या जी, दोनों में से कोई से भी चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप लेंथ नहीं चेंज कर रहे हो, जी चेंज कर रहे हो, आप हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जी की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड अलग होगा। अब वो करना क्या है, तो आपको जी की वैल्यू जो हाइट पे जो होगी वो वाली जी की वैल्यू डालनी है। जी की वैल्यू जो सर पे जो हाइट पे आएगी, किसी हाइट, मतलब जो भी हाइट दे रखी है यहाँ पे, यानी कि टी और टी डैश बोल देता हूँ, टी डैश बोल देता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू हाइट पे 2h L/G डैश बोल देता हूँ। ओके, जी डैश। अब ये जी की वैल्यू जो आएगी उस हाइट पे, जी डैश इक्वल टू जी इंटू क्या आएगा भाई जी, आपको यहाँ पे क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं आपको। तो वैल्यू जो अगर निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास है। ओके, फॉर्मूला आपके पास है, तो जी डैश की वैल्यू जो आएगी वो जी अपॉन 1 प्लस h बाई एच की वैल्यू कितनी आएगी, h, ये आर रेडियस ऑफ अर्थ, तो h की वैल्यू जो है ना, दिस इज द h, यानी कि यहाँ पे r अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये कैंसिल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू g बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, और दिस इज द g बाई 4। ओके, तो ये g बाई 4 आ गया, ये। अब आपको t डैश बाई t, ओके, दैट इज यानी कि जो लिख रखा है इन्होंने T2 बाई T1, दिस इज इक्वल टू क्या, T2 बाई T1 जो इन्होंने दे रखा है, दैट इज इक्वल टू ये यहाँ पे क्या आएगा, g डैश, यहाँ पे g डिवाइड बाई g डैश। ओके, g डिवाइड बाई g डैश, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। तो क्या आएगा भाई, t डैश यानी T2 बाई T1 की वैल्यू आएगी 2। ओके, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। ओके, आसानी से इसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो टाइम पीरियड बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना चेंजेस आते हैं, जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी IIT का ही क्वेश्चन है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये जियो बेसिकली IIT 2002 में आया है। तो
A geospatial satellite orbits around the Earth in a circular orbit of radius. Then the time period of a spy satellite orbiting a few hundred kilometer above the Earth's surface, okay, will approximately, मतलब कि इसमें जो हम अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अगर अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो वहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन लेंगे यानी कि अगर h यहाँ पे जो है ना नज़दीक है, h इज यहाँ पे h जो होगा वो काफ़ी नज़दीक होगा सरफेस के, राइट, h जो होगा वो काफ़ी नज़दीक होगा सरफेस के। यहाँ पे क्या है भाई, तो h इज मच लेसर, h इज मच लेसर देन re। अगर आप क्लोज द सरफेस ऑफ अर्थ लेते हो तो ये h वेरी लेस देर होगा। और नॉर्मली अगर देखा जाए डायरेक्टली आप आंसर इसका दे सकते हो कि जो पोलर सेटेलाइट होता है, पोलर सेटेलाइट वो बेसिकली स्पाई के लिए यूज होता है, स्पाई एज ए स्पाई सेटेलाइट यूज होता है। उसकी हाइट काफ़ी कम होती है, उसका टाइम पीरियड 84 मिनट होता है, 84 मिनट उसका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू होगी विल अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये 1 आवर आप कर सकते हो, 84 मिनट मतलब वो जो इसके नज़दीक वाला वैल्यू होगा वो आप ले सकते हो, यानी कि ये फर्स्ट आंसर आप लिख सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो, राइट, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। अगर आप डायरेक्टली आंसर नहीं देना चाहते, सपोज करो आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो कैलकुलेशन करना है, तो अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो ये टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, t इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी ऑर्बिटल। और जब आप इसको करेंगे तो इसको जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, तो 2 पाई तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे आर की जो वैल्यू आएगी तो आर को अंदर ले लेंगे तो आर स्क्वायर बाई जी एम, आर क्यूब बाई जी एम आ जाएगा, ओके, आर क्यूब बाई जी एम आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ अगर लोगे, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये क्या होगा कि स्मॉल आर जो होगा, स्मॉल आर अप्रोक्सीमेटली आर ई के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर ई प्लस एच का होल क्यूब और जी एम, यहाँ से आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए और अंदर यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आर क्यूब बाई जी एम, ओके, और यहाँ पे 1 प्लस एच बाई आर ई, ओके, क्योंकि ये बहुत ही आर ई बहुत बड़ा है एच के कंपेरेटिवली, तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे खाली बच जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई जी एम, इसको आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल जी लिख सकते हो, और यहाँ पे आर ई रहेगा, ओके। तो ये जो चीज है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मतलब ये अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर ई, अंडर रूट ऑफ जी आर ई, इसकी वैल्यू पुट करोगे आप, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 आवर आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ओके, फाइनली इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ये A double star system having 2 stars of mass, दो डबल स्टार सिस्टम क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि अर्थ सन के कंपेरेटिवली काफ़ी स्मॉल होता है, इसके मास की बात करें तो हम नॉर्मली सन को जो है ना मान के चलते हैं कि बिल्कुल फिक्स है, या हम मान के चलते हैं कि ये अपने सेंटर पे ही ये है, कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, अर्थ ही खाली उसके अराउंड मूव कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे लेकिन कुछ यहाँ पे मास जो है अर्थ का वो सन के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल है। अगर यहाँ पे जो अर्थ की जगह कोई और दूसरा मैं स्टार ले लूँ और ये सन जिसका मास जो है सन के कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल नहीं है, भले आधा हो 1/4 हो लेकिन नेग्लिजिबल नहीं हो इस स्टार का, तो क्या होता है ये दोनों ऑर्बिट करेंगे किसके अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑर्बिट करेंगे। और यहाँ पे यानी कि दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑर्बिट करेंगे, और सेंटर ऑफ मास राइट, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑर्बिट करेंगे, दोनों अपने अपने ऑर्बिट में करेंगे, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, उनके मास अगर अलग अलग है तो रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन ये क्या करेंगे, घूमेंगे। देखिए ये सपोज करेंगे ये यहाँ पे ये है एक और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है ना। सपोज करें कि इसका मास है m1, ओके, और इसका मास है m2, ओके, यहाँ पे
अगर इसका मास है m2, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर साइज के हिसाब से देखें तो ये सपोज करिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ये मान लीजिए बड़ा है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा बीच में नहीं होगा, इसकी तरफ, इसके तरफ होगा। जो नज़दीक, जो ज़्यादा हेवी होता है सेंटर ऑफ मास उसके तरफ होता है। तो ये जो घूमेगा ये अपने सर्किल में, और ये जो घूमेगा ये अपने सर्किल में घूमेगा, ठीक है। ये अपने सर्किल में घूमेगा और ये अपने सर्किल में घूमेगा, मतलब कि इसका रेडियस जो होगा वो अलग होगा और इसका रेडियस जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। लेकिन दोनों घूमेंगे कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेंगे, ठीक है। दोनों सेंटर ऑफ मास अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेंगे। और दूसरी चीज, ये किसकी वजह से घूमेंगे, किसकी बदौलत घूमेंगे, क्या है वजह, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा होगा। ओके, तो सबसे बेसिकली क्या है, अगर आप एक सिस्टम लेते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं इनको, दोनों को अगर आप सिस्टम लेते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं कराता, सेंटर ऑफ मास के मोशन को ये मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। या ऐसे बोलूं कि ये इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं करता। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रखेगा, अगर ये मोशन में होता तो मोशन में रखता है सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बात है। तो एक और चीज नहीं, ये नहीं मूव कर सकता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज करिए ये यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया ये वाला, तो उतनी ही देर में इसको भी यहाँ से यहाँ आ जाना जरूरी है। सपोज करिए कि ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसको उतने देर में यहाँ से यहाँ जाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटर मास खिसक जाएगा, यानी कि सेंटर मास मूव कर गया। सेंटर मास मूव कर गया मतलब जो मैं पहले जो हम अभी बोल रहे थे कि सेंटर मास मूव नहीं कर सकता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। भाई आप सपोज करें कि कुछ देर के लिए मान के चलते सेंटर मास इधर मूव कर गया होता या इधर मूव कर गया होता, तो कंट्राडिक्शन आ जाता। बिना फोर्स लगाए, बिना एक्सटर्नल फोर्स के, और सिस्टम मूव कर रहा है। ये तो न्यूटन्स लॉ का कंट्राडिक्शन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कंट्राडिक्शन है भाई। जब तक एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वही सेंटर मास को मूव कराता है। जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो जो सेंटर मास मूव नहीं करेगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये मूव कर गया सेंटर मास तो यानी कि न्यूटन्स लॉ को कंट्राडिक्ट करेगा मतलब कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, किसका क्या पॉइंट है दूसरा, जितने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, उतने देर में इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। ये यहाँ से मतलब सेंटर मास अभी भी अपनी जगह पे रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितने देर में ये एक राउंड लगाएगा उतने देर में ये भी एक राउंड लगाएगा। इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। ओके, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। ओके, तो मतलब कुल मिला के ये कि भाई जितना एंगल ये चल रहा है उतना एंगल ये चलेगा, ये उतने ही टाइम में जितने किसी गिवन टाइम में जितना एंगल ये चल रहा है उतने एंगल ये चलेगा किसी गिवन टाइम में। तो अगर टाइम सेम एंगल चल रहा है तो सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम पीरियड क्या लिखते हो, 2π/ω। अगर ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। ये सेकंड तरीका बताया मैंने, सेकंड मेथड बताया, राइट। सेकंड मेथड आपको बताया, तो होपफुली ये समझ में आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा होगा इसका एक्सप्लेनेशन, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलते ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो है ना आपका क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऐसा बोला है कि ये जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसा बोला इन्होंने कि शुरू में चलो आर था और ये है सन और ये है अर्थ। ओके, इन्होंने बोला कि अब इस समय क्या होगा कि इन्होंने डिस्टेंस इनके बीच में बोल रहे कि अगर हाफ कर दिया जाए तो कितना टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कि इन्होंने किया है कि r/2 हो गया।
तो r/2 हो गया ये डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस r/2 हो गया। यहाँ पे टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, r³ के। टी स्क्वायर जो है वो r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब शुरू में मैं बोलता हूँ कि फाइनल जो टाइम पीरियड है t2 है और शुरू में जो है वो t है, और t आपको पता है कितना है, t1 ले लो। t1 यानी कि टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज। एक साल मतलब एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाता है, तो 365 डेज लगते हैं। और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अभी नया वाला जो डिस्टेंस है वो नया वाला डिस्टेंस कितना हो गया, r/2। और पूरा पहले कितना डिस्टेंस था, ये r था। इसका क्यूब कर लेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं t2/t1 इक्वल टू 1/2√2 ये आएगा। दिस इज इक्वल टू t2 और t1 की वैल्यू, यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी आएगी, 365/2√2 ये आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, ये 129। ओके, तो IIT JEE मतलब IIT का क्वेश्चन है, 1996 में आया हुआ है। और आप देख सकते हो कि आप कितना सही से आसानी से कर पा रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी पूरी थ्योरी कवर कर चुका हूँ, वो थ्योरी आप देख लीजिए वन शॉट में, ग्रेविटेशन के अंदर में आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, इसलिए राइट। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे कि जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट हो। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस वन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल। देखिए, ये ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। और अगर एक कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि जो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी तो भाई पॉजिटिव होगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव कर दूं, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बराबर होता है। दूसरा चीज अगर बोलूं तो ये जो है ना आपका इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डबल होता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डबल होता है टोटल एनर्जी के, होता है वो भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या दे रखा है इन्होंने, मतलब क्या आपको चाहिए। अर्थ हैज, अब इन्होंने दे रखा है कि एनर्जी जो दे रखा है इन्होंने E0 दे रखा है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी सीधे यहाँ से 2E0 आ जाएगा, 2E0 आ जाएगा। अगर आप माइनस, आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये तो माइनस होता है अगर आपके दिमाग में कहीं भी चल रहा है कि ये हो सकता है, आपके अंदर डाउट रह गया, तो मैं यहाँ पे अगर सोचो कि सर टोटल एनर्जी जो होती है वो तो नेगेटिव होती है, तो देखिए ये आप समझ लीजिए कि जो टोटल एनर्जी जो E0 दे रखा है ना, नेगेटिव उसके अंदर में ऑलरेडी है, नेगेटिव उसके अंदर में ऑलरेडी दे रखा है। E0 जो दे रखा है वो नेगेटिव ही है, नेगेटिव साइन उसके अंदर है ऑलरेडी, राइट। और उस समझ में बात, ये नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, तो ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव ही होगा, ऑफ कोर्स होगा ही होगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड उसका डबल होता है, राइट। होपफुली ये नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये भी क्वेश्चन है IIT JEE में 1998 में हुआ है। Satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then क्या बोला इन्होंने? The acceleration of S is always directed toward the center of the Earth. The angular momentum. अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इसको लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अर्थ ले लीजिए और ये अर्थ ले लीजिए और ये सैटेलाइट, दिस इज द अर्थ और दिस इज द सैटेलाइट, ओके। और ये मूव करेगा v0 ऑर्बिटल स्पीड से, रेडियस r है। क्या बोला है, क्या पूछा गया है, क्या बोला है, ओके। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला, तो देखिए सर्कल जो है, सर्कल इज स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स। अगर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दोनों को बराबर कर देते हैं तो दोनों मतलब ये बिल्कुल ये हो गया, सर्कल हो गया। तो द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ।
ओके, इसका मतलब है, इसका बोलने का क्या मतलब, क्यों दिया है ये लाइन क्यों दे रखी है, ये लाइन दे रखी इसलिए ये दे रखा है कि अर्थ जो है ना, अर्थ को मतलब पूरा सिस्टम का सेंटर मास अर्थ के सेंटर पे मानना है। इसका मतलब समझ में आई बात? इसका मतलब कि हम अर्थ जो बेसिकली अर्थ को हम एक तरह से स्टेशनरी मान सकते हैं इस पूरी सिस्टम के लिए। ओके, यानी कि ठीक है, पूरे सिस्टम का सेंटर मास अर्थ के सेंटर पे है। यहाँ से इतना आसानी से कंक्लूजन निकलता है। अब बात है कि देखिए, जब ये मूव करेगा और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या वेरिएबल्स जो भी है, मतलब यहाँ पे बेसिकली ऑर्बिटल स्पीड में घूम रहा है, तो क्या होगा कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसको, और ये हमेशा सेंटर की तरफ मूव करता है, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। एक्सेलरेशन जो है ना, यहाँ पे हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, हमेशा डायरेक्टेड रहेगा सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर। तो यहाँ से द एक्सेलरेशन ऑफ AC इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेगा, राइट। ये सही आ रही बात। अगर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है तब भी सेंटर की तरफ, यहाँ पे जा रहा है तब भी सेंटर की तरफ, ठीक है। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है वो सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एक्स, बिल्कुल सही है, पहला वाला पॉइंट सही है। अब बाकी पॉइंट भी देख लेते हैं कि भाई सही है कि नहीं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ द सिस्टम, ओके, ऑफ द सिस्टम, या ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट होगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऑफ सैटेलाइट होना चाहिए, सैटेलाइट about the center of earth changes in direction but its magnitude remains same। देख लेते हैं क्या सही बोल रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो mvr v0 into r, ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल। ये डायरेक्शन है, सेंस है मोशन का, ये फिंगर्स मोशन का मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो थंब आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देता है। ओके, तो जिस सेंस में घूम रहा है, जिस डायरेक्शन पे घूम रहा है, उस तरफ ये चारों फिंगर्स आप दिखाएंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। जो आप देखिए कहीं भी पार्टिकल घूम रहा है, ये थंब का जो डायरेक्शन किधर आ रहा है? बाहर ही तो आ रहा है, बाहर ही आ रहा है। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड द प्लेन ही है। ओके, अगर मान लीजिए कि कुछ देर के लिए इस तरफ मूव कर रहा होता, तो इस तरफ मूव कर रहा होता, तो ये फिंगर्स जो है वो इस तरफ दिखा रहा है, तो थंब जो है वो इनसाइड द प्लेन होगा। किसी भी पॉइंट पे है, किसी भी पॉइंट पे रहे, थंब का डायरेक्शन अंदर ही होगा। इसका मतलब ये गलत है, सही नहीं है, ये इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम। टोटल एनर्जी देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ओके, कई बार होता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट ही लेते हैं, एग्जैक्टली एक इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लेता हूं, तो उस समय भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये एक आपस में चेंज होते रहेंगे। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन सम जो होगा वो सेम रहता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बोल रहा है कि ये पेरियोडिकली वेरी कर रहा है, ये गलत लिखा है। The linear momentum of satellite remains constant in magnitude. The linear momentum of satellite remains constant in magnitude. Okay, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बोलूँ लीनियर मोमेंटम mvr, सॉरी लीनियर मोमेंटम की बात करें ना, तो m इंटू वी नॉट, इसका देखिए यहाँ पे सर्कुलर अगर ले लेंगे तो चलो ठीक है, मान लिया कि सर्कुलर में वो स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर इलिप्टिकल ले लेता हूँ मैं, अगर आप इलिप्टिकल लेते हो तो इलिप्टिकल लोगे तो क्या होगा कि स्पीड चेंज होती है, पता है आपको। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगी, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगी। तो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा, राइट, ये चेंज होता रहेगा, राइट, समझ में। फिर आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर पहले वाले के लिए बोल सकते हो कि सर पहले वाला आपने इलिप्टिकल के लिए नहीं बताया, आपने सर्कुलर के लिए बताया, सर उसको देख लेते हैं, कर लेते हैं, चलो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है सैटेलाइट, इलिप्टिकल में घूम रहा है और यहाँ सैटेलाइट है, ठीक है ना, एस है और अर्थ है, ये सैटेलाइट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन जो होगा, यहाँ पे देखिए ये इस सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा होगा इसमें, और सर यहाँ पे जो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ये दिस इज vt है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। ये कौन सा होगा? ये होगा
ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्किल में घूम रहा है ना। अब इन दोनों का यानी कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट ये, वो किधर होगा, ये तो दोनों का रिजल्टेंट मतलब कौन, ये जो ये है वो एटी का डायरेक्शन है, ये है एसी या एआर का डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट ए आएगा, वो अभी भी अर्थ के तरफ ही होगा, राइट। तो आप देख सकते हो दोनों कैसे ले सकते हो, इलिप्टिकल से भी और सर्कुलर से भी सेम चीजें आएगी। ओके, तो अगर आपको ये पसंद आया हो ये, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए, राइट। तो और भी सारे चैप्टर्स के हम वन शॉट अवेलेबल करा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ओके, हर कम से कम एक चैप्टर तो हर रोज अवेलेबल हो रहा है, एक से ज़्यादा चैप्टर भी हम अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके ऊपर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल में आए हुए हैं IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस में भी, इनफैक्ट ये जो जहाँ पे IIT लिखा है ये सारे क्वेश्चंस भी बिल्कुल IIT में सारे आए हुए हैं, और उनको ही एक्चुअल वाले लेके कर रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा के भी देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।